आप लोग हैं कक्षा 7 में और कक्षा 7 में आप लोगों को एसएसटी के तौर पर एक अध्याय को पढ़ना है, अध्याय संख्या 3 को पढ़ना है, जो आप लोगों के बोर्ड पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार है। यही वो अध्याय है, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली में हम लोगों ने बहुत सारे कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें कर ली है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग डायनेस्टीज की बात की है, जिसमें हम लोगों ने ममलूक डायनेस्टी से होते हुए हम लोगों ने लोदी डायनेस्टी यानी कि सारे डायनेस्टी, पांचों डायनेस्टी की बात की। ममलूक यानी कि स्लेव डायनेस्टी की बात हुई, हम लोगों ने खलजी डायनेस्टी की बात की, हम लोगों ने तुगलक डायनेस्टी की बात की, हम लोगों ने सैयद डायनेस्टी की बात करते हुए हम लोगों ने अंत में लोदी डायनेस्टी की बात की। और उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि कैसे बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, तो जो ये सारे डायनेस्टीज हैं या फिर अंतिम जो डायनेस्टी था लोधी डायनेस्टी जो है वो समाप्त हो जाता है और एक नए डायनेस्टी या फिर कहें तो एक नए शासन की नींव रख दी जाती है बाबर के द्वारा, जिसको हम लोग मुगल शासन कहते हैं या फिर कहें तो मुगल रूल इन इंडिया की नींव रख दी जाती है। अब मैं आप सभी लोगों का इस कक्षा में स्वागत करता हूं और बात करूंगा वहां की या फिर उस चीज की बात अब होगी जहां पर हम लोगों ने पिछले कक्षा को रोका था, पिछले कक्षा को विराम दिया था। यानी कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले डाउनफॉल ऑफ द सल्तनत मेजर कॉज। आखिर ये जो सल्तनत है, आखिर ये जो सुल्तान का जो काल था या फिर ये जो सुल्तान के जो अलग अलग जो 5 डायनेस्टी थे, इन सब का डाउनफॉल, इन सब का पतन, इन सब का खात्मा, इन सब की समाप्ति के वो कौन कौन से मुख्य कारण थे, अब उसी की बात करेंगे क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था। तो लिखा हुआ है सामने पृष्ठ संख्या 30 पर है, यह जो आप लोग को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख ही रहा है, साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द सम कॉमन फैक्टर दैट मे प्रोबेबली हैव हास्टेंड द एंड ऑफ द सल्तनत रूलर। अब यहां पर कुछ ऐसे बिंदु दिए गए हुए हैं, निम्नलिखित कुछ बिंदु दिए गए हुए हैं जो यह बताते हैं कि ये कुछ कारण हैं, कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण से सल्तनत रूल जो है वह समाप्ति की तरफ चला गया। पहला, मोस्ट ऑफ द रूलर वेयर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड नॉन मुस्लिम। अधिकांश जो शासक थे वो गैर मुसलमानों के प्रति बेहतर नहीं थे, गैर मुसलमानों के प्रति उनका रवैया जो है वो सही नहीं था, व्यवहार सही नहीं था। The forcible conversion to Islam, the destruction of the places of worship of non-Muslim and imposition of jizya made the ruler very unpopular with the masses। अब चूंकि वो भारत में शासन कर रहा है, करना है इन लोगों को भारत में शासन है, ये लोग मुस्लिम क्षेत्र टर्किश का यानी टर्किश क्षेत्र से आया, तुर्क क्षेत्र से आया था मुसलमान, करना है इसको भारत में शासन। तो भारत चूंकि हिंदू बहुल क्षेत्र था, अभी भी हिंदू बहुल क्षेत्र है, जो कि एक अलग धर्म है मुसलमानों की तुलना में, तो ये चाहता था कि भारत के भी लोग जो हैं या तो मुसलमान बन जाए यानी कि मुस्लिम धर्म को मान ले, अगर नहीं मानते तो उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता था और अधिकांश शासकों के द्वारा सल्तनत काल में ये चीजें होती थी। और जो हिंदुओं के जो पूजा स्थल थे उसको भी तोड़ दिया जाता था और हिंदुओं से जजिया जैसे टैक्स यानी कि कर भी लिया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम धर्म को नहीं अपना रहे हैं। मेनी रूलर लाइक नसीरुद्दीन महमूद एंड फिरोज तुगलक वे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ये तो पहला कारण हो गया कि धर्म के प्रति इन लोग की जो नजर थी वो बहुत गंदी थी। दूसरा कारण जो पतन का है वो ये है कि नसीरुद्दीन महमूद हो या फिर फिरोज तुगलक हो, ये सब ज्यादा मजबूत नहीं थे। दे हैड करप्ट एंड अपॉर्चुनिस्ट नोबल हु मैनिपुलेट देम एंड मेड देम अनपॉपुलर। उसके जो अंदर जो लोग थे जो उसको राय मशवरा देते थे वो सब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी थे और मौका परस्त थे, जिसके कारण से वो लोग इन लोगों को सही राय नहीं दिया करते थे और इन लोगों को बर्बाद कर गए। This led to the formation of various group or cliques among the noble, which divided their loyalty toward the sultan। और इसके कारण से बहुत सारे नोबल्स के अलग अलग ग्रुप समूह बन गए और जिसके कारण से सुल्तान के प्रति जो वफादारी है वो बट गई, जिसके कारण से एक माना जाता है कि मेजर कॉज है डाउनफॉल का। द इक्ता सिस्टम हेल्प द डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ द किंग। इक्ता सिस्टम से जो किंग का जो पावर है वो बट गया, राजा का शक्ति। द किंग
dependence on the noble increased as they provided him with the army contingent। अब जो राजा है उसका जो निर्भरता है वो अपने नोबल्स पे यानी कि अपने उन बुद्धिजीवियों पर ज्यादा हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने बांट रखी थी अलग अलग क्षेत्रों में। इसके कारण से भी यह माना जाता है कि यह एक कारण था पतन का सुल्तानों का। आगे चौथा पॉइंट कहता है, जो कारण मेन कारण बनता है सल्तनत पीरियड के या सल्तनत शासन के पतन का, वो है ऑन वेरियस ओकेजन वीक एम्पायर बिकम द टारगेट ऑफ अटैक लॉन्च फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय फॉरेन इन्वेडर सच एज द मंगोल। और बहुत सारे ऐसे कमजोर शासकों के समय विदेशी आक्रांता, बाहरी आक्रांता, ये तो खुद बाहरी थे, बार बार मैं कहता हूं, लेकिन चूंकि इनके लिए जो और बाहरी थे, मंगोल वगैरह थे, उन लोगों ने भी इन पर अटैक किया और इससे ये सब और ज्यादा कमजोर होता चला गया। द सुल्तान डिड नॉट फॉलो, अगला जो कारण है, सुल्तान डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ प्रिगुमेनेचर whereby the eldest son succeed his father as the ruler। अब जो सुल्तान थे वो भी एक नियम को, एक कानून को नहीं फॉलो कर रहे थे जिसका नाम था प्रीमोगेनेचर, जिसका मतलब ये था कि जो एल्डेस्ट सन है यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही अपने पिता के बाद शासक बनेगा। ये सारी चीजें भी यहाँ पर नहीं सही से हो पा रही थी। दिस लेड टू द ट्रेजिक वार ऑफ सक्सेशन। और चूंकि ऐसा न होने के कारण से शासक के मृत्यु के बाद यानी कि रूलर के मृत्यु के बाद सब लोग आपस में लड़ लेते थे कि मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा शासक। अब एक बड़ा बेटा को बनाने के नियम को फॉलो कर लिए हुए रहते तो भले ही वो बेवकूफ होता, वीक होता, जैसा भी होता, लेकिन बन तो जाता, उसको और कोई चला लेता, वो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पर तो बना ही नहीं, लोग लड़ते रहते थे कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा, फिर 3-4 साल बाद कोई बन जाता था। तो वही लिखा हुआ, दिस लेड टू द ट्रेजिक वॉर ऑफ सक्सेशन आफ्टर द डेथ ऑफ रूलर वीकनिंग द एम्पायर, जिसके कारण से एम्पायर जो साम्राज्य है वो कमजोर हो जाया करता था। तो ये सारी चीजें भी जो थी वो इस शासन को कमजोर करने का, पतन का एक कारण बन गया। अब हम लोग आते हैं वर्ड ट्रीजर में, यानी कि 3 शब्द जो लेखक और प्रकाशक के द्वारा फिर से दिया गया हुआ है जो आप लोग को जानना जरूरी है। पहला है जजियाब, दूसरा है सिजदाब और तीसरा है पाइबोज। जजियाब का मतलब है अ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेज इम्पोज अपॉन नॉन मुस्लिम इन लिeu ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन। क्षेत्र के बचाव के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए गैर मुसलमानों से जो भेदभाव वाला कर लिया जाता था उसको जजियाब कहा जाता था। सिदाब द प्रैक्टिस इन विच द नोबल knelt before the sultan and touched the ground with their forehead showing him reverence। अब यहाँ पर सिजदाब का मतलब है कि एक ऐसा व्यवस्था जहां पर लोग जो हैं अपने सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठकर उनके पैर के पास और उनके जमीन और पैर को अपने माथे से छूते थे, ताकि इससे जो उन्होंने जो गलती की है उसका दंड उनको मिल सके। यानी कि दंड स्वरूप सुल्तान जो है अपने लोगों से ये सारा कार्य करवाता था, जिसको सिजदाब कहते हैं। पैबोज द प्रैक्टिस इन विच द नोबल किस द फीट ऑफ द सुल्तान, एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा कार्य जिसमें नोबल जो है वो अपने सुल्तान के पैर को चूमते थे, टू एक्नॉलेज हिज सुपीरियरिटी ओवर हिम, ताकि इससे वो यह कह सके, यह एक्सेप्ट कर सके, यह मान सके कि जो सुल्तान है वो सबसे ऊपर है, सबसे सुपर है, उनसे ऊपर है, उनसे सुपर है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्सरसाइजेज का, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर का। यानी कि एज अ शिक्षक, टीचर के तौर पर जो आप लोगों को पढ़ाना था इस चैप्टर में वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब विद्यार्थी के तौर पर आप लोगों को इसके अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ताकि यह जांच हो सके कि आप लोगों ने इस अध्याय को कितना समझा है। यानी कि चैप्टर हो गया कंप्लीट, लेकिन अब एक्सरसाइजेज के माध्यम से अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको अब हम लोग देखते हैं। तो पहला है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं और हर प्रश्न के 4-4 विकल्प हैं, उसमें से जो सही विकल्प है उसको आपको चुनना है। जबकि अगले पृष्ठ संख्या 31 पर आ रहा है 2 तरह का क्वेश्चन।
एक टाइप क्वेश्चन 2 और एक टाइप क्वेश्चन 3, दोनों में 5-5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। दूसरे वाले में आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में उत्तर देना है, जबकि तीसरे वाले के 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को 5 से 6 वाक्य, 6 से 7 वाक्य में देना है। उसके बाद हॉट्स टाइप का एक क्वेश्चन है, जहां पर आप लोगों को मेंटल एबिलिटी और नॉलेज को अप्लाई करके आंसर करना है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, पीएसबीआई के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ आप लोगों के स्किल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो उसी के आधार पर एक मेंटल एबिलिटी पर प्रश्न है, और भी प्रश्न आएंगे, पहले ये देख लेते हैं। हॉट्स, इसमें 3 प्रश्न है। डिस्कस द सिस्टम ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था उसकी प्रणाली के बारे में लिखे, बताएं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, वुड इट बी करेक्ट टू से दैट मोहम्मद बिन तुगलक थॉट मच अहेड ऑफ हिज टाइम एंड दैट ही वाज अ जीनियस। क्या यह कहा जा सकता है, क्या यह सही होगा कहना कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपने समय से आगे के बारे में सोचता था, बहुत आगे के बारे में सोचता था, और वह बहुत ज्यादा जीनियस था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अलाउद्दीन खिलजी वाज अ श्रीव्ड एडमिनिस्ट्रेटर। आप कैसे यह कह सकते हैं, या फिर कैसे इस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे इस चीज को आप सत्यापित कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक नैरो माइंड का, या फिर कहें तो एक संकुचित प्रशासक था। आगे बढ़ेंगे, या फिर एक तीव्र प्रशासक था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चौथे टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जहां पर फिल इन दी ब्लैंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न में कुछ कुछ जगह जो है वो रिक्त हैं, खाली हैं, उसको आप लोग को फिल करना है। जबकि 5वें प्रकार के प्रश्न में लिखना है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जो कि पृष्ठ संख्या 32 और 33 पर है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों को पढ़ना है, जो सही है उसको ट्रू लिखना है, जो गलत है उसको फॉल्स लिखना है। जबकि मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए और कॉलम बी करके 5-5 दिए गए हुए हैं, कॉलम ए के 5 को कॉलम बी के 5 से आप लोगों को मिलान करना है। इसके बाद आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को फिर यहां पर मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए एक प्रश्न दिया गया हुआ है, जहां पर डू यू थिंक इल्तुतमिश, या फिर कहें तो इल्तुतमिश डिड द राइट थिंग बाय चूजिंग हिज डॉटर एज द रूलर। क्या आपको लगता है कि इसने अपनी बेटी को जो शासन दिया था वो सही निर्णय था? वुड यू से इट वाज अ प्रोग्रेसिव स्टेट। क्या आप कह सकते कि यह एक प्रगतिशील कदम था? राइट योर रिव्यूज इन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में आप यानी कि 5 से 6, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 वाक्यों में आप इसका उत्तर दें। अगला है एक्टिविटी जोन। एक्टिविटी जोन में आप लोगों को कुछ कार्य दिए गए हुए हैं करने के लिए, जहां पर लिखा हुआ है ट्रेस 5 इवेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए 5 इवेंट्स को आप लोगों को देखने खोजना है। राइट अ नोट ऑन व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, और आपको यह बताना है इन सब के बारे में, जो 5 इवेंट आपको खोजेंगे उनके बारे में, कि ये सब हमारे इतिहास के लिए क्यों आवश्यक है, इसे हमें पढ़ने के लिए क्यों आवश्यक है, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे ऐतिहासिक परिदृश्य में क्यों आवश्यक है, ये आपको एक एक्टिविटी जोन के तौर पर करना है। इसके बाद यह क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो जाता है। लास्ट में पृष्ठ संख्या 33 और पृष्ठ संख्या 34 पर समरी दिया हुआ है, यानी कि जो हम लोगों ने पढ़ा, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया उसको यहाँ पर समराइज किया गया हुआ है, जिसमें ममलूक के बारे में दिया गया हुआ है, लोदी के बारे में दिया गया हुआ है, सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया हुआ है, खलजी के बारे में दिया गया हुआ है, तुगलक के बारे में दिया गया हुआ है, सैयद के बारे में दिया गया हुआ है। यानी कि दिल्ली सल्तनत ममलूक से शुरू हुआ, ममलूक के बाद खलजी में गया, खलजी के बाद तुगलक में गया, तुगलक के बाद सैयद में गया, और सैयद के बाद सबसे ऊपर जो है वो लोदी में गया, और लोदी के बाद यह समाप्त हो गया, और सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इस तरीके से था। इन सारे चीजों की बात हम लोगों ने पहले कर रखी है। पृष्ठ संख्या 34 पर यह है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, अध्याय संख्या 4, द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर की। यानी कि अब यह साफ साफ क्लियर हो जाता है पृष्ठ संख्या 34 पर
कि यह अध्याय जो है अब हम लोगों का समाप्त हो गया है। आप लोगों को कहीं पर कोई भी समस्या आए, प्रश्न करने में कोई भी समस्या आया हो, किसी भी कंसेप्ट को समझने में कोई समस्या आया हो, अभी तक किसी भी चैप्टर को समझने में जो मैंने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया उसको भी आप समझना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो और भी हैं जो आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उस समस्या का, उस प्रश्न का उत्तर और उस समस्या का समाधान हो सके। साथ ही साथ आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, जो पीएसबीआई से अंगीकृत है, एफिलिएटेड है, वहां पर भी अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं, अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं, अपने प्रश्न के उत्तर के लिए सहायता ले सकते हैं। तो अब हम लोग इस कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। अब इस कक्षा को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि यह अध्याय हो गया पूर्ण रूप से समाप्त। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग इस नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, यानी कि अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे, द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर की शुरुआत करेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम।